देखा है कि 29 स्टेट ऐसी हैं जहां अब केसेस जो रिपोर्ट हो रहे थे कम होते होते 5,000 से कम केसेस प्रतिदिन की संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो इंडिकेट करता है कि ओवरऑल देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ इन्फेक्शन इन द कंट्री। इसी तरीके से अगर हम देखें कि कितने जिले ऐसे हैं जो कि 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे 28 अप्रैल से 4 मई वाले सप्ताह में देश में 531 ऐसे जिले थे, वह 3 सप्ताह में घटते घटते 295 जिले रह गए हैं, यानी कि 236 जिले ऐसे हैं जहां पर कि ओवरऑल केसेस में एक मार्क डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। हमारे लिए जरूरी है कि हम इंश्योर करें कि जो एक्टिव केसेस हम उनको मॉनिटर करें। एक्टिव केसेस जैसा आप लोगों को पता है वह केसेस हैं जो या तो होम आइसोलेशन में या मेडिकल केयर सीख कर रहे हैं। देश में 10 मई के समय पर जहां पर करीब 37 लाख एक्टिव केसेस थे, वह घटते घटते हमने देखा कि करीब 30 लाख से कम हुए 22 मई को, और अब 1 जून में हम देखते हैं कि वह 18.95 लाख केसेस रह गए हैं, जिससे कि हमारे ओवरऑल हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन भी कम हुआ है। और हमने देखा है कि अब हमारे ये केसेस करीब 50% एक्टिव केसेस देश में कम हो गए हैं। एक्टिव केसेस जहां की देश में 17.13% थे ऑन 3rd of May, वह घटते घटते अब केवल 6.73% रह गए हैं। एक्टिव केसेस में पिछले 43 दिनों से ऑन ए रेगुलर बेसिस हम एक डिक्रीज पा रहे हैं, और इस बार के दिन में देखें तो आज करीब 1.3 लाख एक्टिव केसेस में डिक्रीज एक दिन में नोट किया गया है। इसी तरीके से हम अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस में डिक्लाइन भी नोट किया जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। एंड जरूरी है कि उसी गति से स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फील्ड लेवल पर हमारा कार्य कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में चलता रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंटिन्यूड बेसिस पर हम पा रहे हैं कि हमारे रिकवर्ड केसेस आर गेटिंग रिपोर्टेड मोर देन द डेली केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड। देश में मुख्य फोकस इन टर्म्स ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस, इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से हमने अपनी रिकवरीज में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है। जहां 3 मई के समय में देश में टोटल रिकवरीज वर अराउंड 81.7%, वह बढ़ते बढ़ते अब 92% हो गई है। 55 दिनों में हमने देखा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देश में नोट किया गया है, और 32 स्टेट ऐसी हैं जहां पर रिकवरीज आर मोर देन द डेली केसेस रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। इसी तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि कंसिस्टेंट हमारा रिकवरी रेट भी, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया है, जहां 3 मई के समय में 81.8% था, वह बढ़ते बढ़ते 92.1% हो गया है। साथ ही हम इससे पहले भी देखते आए हैं कि अर्ली डिटेक्शन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो जैसे कि इससे पहले भी हमने इस बारे में कई बार चर्चा की है कि जहां हमारा 16 से 22 फरवरी के समय में देश में ऑन एन एवरेज 7.7 लाख टेस्ट डेली किए जा रहे थे, वह 2.7 टाइम्स बढ़ते हुए अब करीब 20 लाख प्लस टेस्ट हम डेली बेसिस पर देश में कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं, वहां आप देखेंगे कि पिछले 2 हफ्तों से ऑन एन एवरेज देश में 20 लाख से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं, और हम लोग अब तक देश में टोटल 34.67 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में भी देश में अराउंड 19.25 लाख टेस्ट किए गए हैं। इसी तरह से जब हम एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ा रहे थे ताकि हम अपना अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस कर सकें, टेस्टिंग कपल्ड विद कंटेनमेंट से हमने पाया कि जहां देश की पॉजिटिविटी औसतन बढ़ते बढ़ते 21.38% हो गई थी, वह पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यूड बेसिस पर एक डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है, और ऑन एन एवरेज पिछले हफ्ते में देश में 8.31% केस पॉजिटिविटी नोट की गई है। इसी को अगर हम 7 डेज मूविंग एवरेज पर, यानी कि 7 दिन का ट्रेंड अगर हम एनालाइज करें, तो हम पाते हैं कि जहां इससे पहले करीब एज हाई एज 22% के करीब देश में पॉजिटिविटी थी, वह घटते घटते 8.64%, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में केस पॉजिटिविटी इज एज लो एज 6.62%, और यह पॉजिटिविटी पिछले 7 दिनों से 10% से कम देश में पाई जा रही है। और साथ में देश में 34 स्टेट्स
और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस हम इस ट्रेंड इन डिक्रीज इन पॉजिटिविटी को नोट भी कर रहे हैं, जैसे कि मुख्यतः उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, तेलंगाना और यूपी में यह केस पॉजिटिविटी पिछले एक हफ्ते में 5% से भी कम नोट की गई है। इसी के साथ ही एक जो हमने स्टेट्स को गाइडेंस दी है, एडवाइस दी है कि हमें एफर्ट ये करने की हमारी पॉजिटिविटी 5% से कम रहे, तो उसको भी अगर हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि वीक एंडिंग 7 मई से वीक एंडिंग 31 मई को अगर हम एनालाइज करें, जहां देश में 92 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें की पॉजिटिविटी 5% से कम थी, वह बढ़ते बढ़ते अब 344 जिले हो गए हैं, यानी कि 252 जिले उसमें ऐसे ऐड हुए हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 5% से भी अब कम नोट की जा रही है। वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द मेजर टूल इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द केसेस एंड इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग फॉर फ्यूचर, तो जिसके तहत अब तक देश में 21.6 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को ले तो 1.67 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स में 2.42 करोड़ डोजेज, और वह लोग जो कि 45 साल से अधिक उम्र के हैं उसमें 15.48 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के अप्रोच के तहत जिसमें कि हमने 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ किया है, उसके तहत 2.03 करोड़ डोजेज देश में अब तक दी जा चुकी हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ओवरऑल कोवैक्सीन और कोविशील्ड अगर हम पिछले महीने का एक डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री सप्लाईज के रूप में जो प्रोक्योरमेंट हुआ उसके तहत 4.03 करोड़ डोजेज हमने स्टेट्स को फ्री सप्लाई के लिए फ्री एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड की। साथ ही स्टेट लेवल पर भी 2.66 करोड़ डोजेज उन्होंने डायरेक्टली प्रोक्योर की। इसके साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल लेवल पर भी 1.24 करोड़ डोजेज प्रोक्योर की गई, यानी कि पिछले माह में हम देखें तो टोटल वैक्सीन जो अवेलेबल थी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ गिविंग इट टू पीपल, दे वर अराउंड 7.94 करोड़, और जिसमें से 6.1 करोड़ डोजेज इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन फील्ड में यूज की गई हैं। बाकी वैक्सीनेशन जैसे कि इससे पहले भी हमने इस विषय में चर्चा की है, वह डोजेज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवेलेबिलिटी इन फील्ड लेवल पर एज पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड एज पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टेट में अवेलेबल हैं। आज जरूरी है कि जब हम हर तरीके से एक पॉजिटिव ट्रेंड बोथ इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन एक्टिव केसेस, डिक्रीज इन पॉजिटिविटी, इंक्रीज इन रिकवरी रेट एंड लेसर नंबर ऑफ केसेस गेटिंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस जब नोट कर रहे हैं, तो हम अपने जो एफर्ट्स हैं, जो आउटपुट है उसको प्रिजर्व करें। जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना कंटिन्यूड फोकस बनाए रखें, जिसके विषय में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कंटिन्यूड बेसिस पर हम लोगों से जब मिलें तो ग्रीट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का सही तरीके से उपयोग करें, उसको अपनी नोज को और माउथ को कवर करें। साथ ही अपने एक रेगुलर बेसिस पर जैसे कि एक आदत होती है उसके तहत कि हम अपनी आंखों को, नोज को या माउथ को टच ना करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन प्रॉपरली फॉलो की जाए, रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद सोप, हम क्राउडेड प्लेसेस में जाने से अपने आप को बचाएं, अननेसेसरी ट्रेवल एज फार एज फिजिबल उसको अवॉइड करें, और साथ ही किसी भी तरह के पैनिक से और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए क्रेडिबल सोर्सेज से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के तहत बिना पैनिक हुए हम कोविड मैनेजमेंट पर काम करें। और अगर कोई डाउट हो तो चाहे स्टेट की हेल्पलाइन या नेशनल हेल्पलाइन से बात कर सही सूचना प्राप्त करें। धन्यवाद। डॉक्टर बलराम भार्गव जी। Thank you, Dr. Love Agarwal. As we know that we are in the midst of a ferocious second wave, although it has been abating now. And if we look at the data, in the first week of April, we had less than 200 districts which had more than 10% positivity. And in the end of April, last week of April, we had nearly 600 districts in the country which were more than 10% positive. So testing, as well as containment has worked in these 6 to 8 weeks that we have done it, 6 weeks or so. We have found that today
there are still 239 districts in the country which are more than 10% positive. 145 districts are between 5 and 10% positivity, and 350 districts, which is more than half of India, nearly half of India, is less than 5% positive. So we're moving in the right direction, and this testing which has been ramped up, and as well as the containment that has worked at the district level has worked. However, it is not a sustainable solution. We have to find a mechanism how we have to ease our containment or lockdown, and that has to be done very gradually and very slowly. So it basically the opening up revolves on 3 pillars. One, the test positivity rate in that particular district has to be less than 5% over 1 week. So 7-day average has to be less than 5%. That is the first thing. The second point is the vulnerable individuals, that is elderly, more than 60, more than 45 with comorbidities should be vaccinated tremendously, and their vaccination rate should reach up to 70%. This is the second point. And the third point is that COVID appropriate behavior as well as care should be taken up by the community in a big way. So this is what are the 3 ways how we will gradually open up. We have to remember that our vaccination is being ramped up, and by December we hope to have the whole country vaccinated. We are a country where only, if you look at data, there is Pfizer and Moderna being produced by USA. You have the Sputnik produced by Russia. You have the Covishield produced by UK and India. You have the Sinovac produced by China. You have Covaxin produced by India. So India is one of the 5 countries which is producing vaccines. If we were not producing vaccines, imagine where would we be? So there is no shortage of vaccines. The shortage is what you feel if you want to vaccinate the country within a month. So we are vaccinating the country. It is a large population. The total number of vaccinations done in this country is nearly equivalent to the total number done in the United States, the number of doses. And we have also a large population. Our population is 4 times the population of the United States of America. So we have to be very clear and have some patience. By the middle of the year or early July, or in middle of July or early August, we will have more than enough doses to vaccinate up to 1 crore per day. And we should be able to cover up this if you're going from destination A to destination B, if you're traveling by car or by train, sometimes the speed is high, sometimes the speed is slow. So you ultimately want to reach the destination in a limited time. And that is what our purpose is, to cover the entire population by December, which we should be able to do. So you have to have patience. Why I'm saying patience is that the unlocking also has to be done very patiently, guided by the amount of vaccination that has been done for the vulnerable groups. Thank you. Dr. V.K. Paul ji. Thank you, Dr. Bhargav. Thank you, Love. I'd like to emphasize 3 points today. Firstly, I'd like to inform that our focus on childhood COVID disease is gaining our attention. We have said from this podium that pediatric population is generally asymptomatic. They get infection, often they get infection, but their symptoms are minimal, symptoms are nil, और अगर बीमारी बच्चों में होती है कोविड तो सीरियस शेप नहीं लेते, हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है.
लेकिन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये सिचुएशन बदल सकती है, वायरस अपना बिहेवियर बदल ले या और एपिडेमियोलॉजिकल डायनामिक्स में कोई चेंज आए तो हो सकता है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके ऊपर हमेशा से साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो रही हैं उसको सिस्टमैटिकली देखा गया है हमेशा से, और जैसे डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें ये क्लियर इमर्ज होता है कि अगर हम देखें कि एडमिशन मेन कोविड बड़ी फैसिलिटीज़ में जहां बच्चे भी दाखिल हो रहे हैं, बहुत छोटी प्रोपोर्शन परसेंट में एडमिशन की ज़रूरत पड़ी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पीडियाट्रिक केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई बोझ, एक्स्ट्रा बोझ, अनयूजुअल बोझ ऐसा हुआ हो। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर तरह के सिनेरियो के ऊपर नज़र रखते हुए प्रिपेयरनेस को पुश किया जा रहा है बाय द डे, और इसको अपडेटेड रूप में देखने के लिए एक ग्रुप बनाया गया, नेशनल ग्रुप बनाया गया एक्सपर्ट्स का, और मिनिस्ट्री की टीम्स के साथ मिलकर काम किया गया सिस्टमैटिकली कि दोबारा देखा जाए और जो भी साइंस अब अवेलेबल है जो 4 महीने पहले या 3 महीने पहले नहीं थी उसको भी देखा जाए। उस सब को देखते हुए, जोड़ते हुए और देश के एक्सपीरियंस को समझते हुए, डेटा को समझते हुए, क्लिनिकल प्रोफाइल को समझते हुए, डिजीज डायनामिक्स को देखते हुए, पैंडेमिक के बिहेवियर को देखते हुए और वायरस की नेचर को देखते हुए न्यू वे टू एड्रेस दिस और रिन्यूड वे, अपडेटेड वे करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इस ग्रुप ने हमें प्रस्तुत कर दी हैं और इसके ऊपर इनको अडॉप्ट किया जाएगा, प्रोसेस में है, एक आधे दिन में ये हो जाएगा काम। कहने का तात्पर्य ये है कि ये काम जो हमने यहाँ अर्लियर मेंशन किया था, अर्लियर ऑल्सो वी हैड मेंशन, वो काम तरीके से पूरा हुआ है और वी आर रीअश्योर यू कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कोविड के लिए जो ज़रूरत है वो उसका बंदोबस्त होगा और उस बंदोबस्त में कोई कमी नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा उसको नई साइंस, नए एक्सपीरियंस, नए नॉलेज को भी भरपूर करते हुए उस तरफ हम बढ़ेंगे। लगता है कि 2 से 3% ऐसे बच्चे जिनको कि कोविड का चांस बीमारी का हो आए, अस्पताल की जरूरत पड़ सकती है, 2-3%, लेकिन हमारी तैयारी जो है उसके दुगनी ढाई गुना कुछ होगी और वो सब हमारे सामने इस ग्रुप ने जो दिया है उसके ऊपर एक्शन होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में कोविड जब आता है तो उसके 2 रूप हैं। एक रूप जिसकी चर्चा मैंने अभी करी, कोविड की इन्फेक्शन हुई, बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ और फिर सांस तेज चलना शुरू हुआ, निमोनिया की शक्ल में हुआ, निमोनिया बढ़ गया और ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा अस्पताल में दाखिल होगा बिकॉज लंग में आता है ये वायरस। एक तो ये स्वरूप है इसका। लेकिन ये भी सामने आया कि ये कोविड होने के बाद 2 से 6 हफ्ते बाद ये खत्म हो गया। कोविड हुआ, पता भी नहीं चला, हुआ तो खांसी जुकाम हुई। रिकवरी के 2 या 6 हफ्ते बाद, 2 से 6 हफ्ते तक बाद कुछ बच्चों में थोड़े से प्रोपोर्शन में दोबारा कभी फीवर आता है, बॉडी पे रैश आता है, आंखें इन्फ्लेम हो जाती हैं जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है, सांस फूल सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि बीमारी एक सिस्टम में नहीं है, निमोनिया की लंग में नहीं है, सब जगह जगह पे फैली गई है। तो इस सिंड्रोम को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। मल्टी सिस्टम मतलब एक बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेटरी है, तो ये जगह जगह इसका इफेक्ट है। ये पोस्ट कोविड है। याद ये रहे कि उस टाइम पे वायरस बॉडी में नहीं मिलेगा और आरटीपीसीआर टेस्ट भी नेगेटिव होगा, लेकिन आप एंटीबॉडी करेंगे तो लगेगा कि हो चुका है। तो ये एक यूनिक बीमारी है जो बच्चों में देखी गई है। इसका भी पूरी जो अंडरस्टैंडिंग आज तक बनी है उसको जो हमारे बच्चों के डॉक्टर हैं
स्टाफ हैं उनको कैसे इस चीज को हैंडल करना, उसके के बारे में भी जो गाइडलाइंस अभी तक हैं प्रैक्टिस में, उनको भी चिन्हित किया गया है। लेकिन ये एक इस संदर्भ में भी मेंशन करना उचित है, क्योंकि हमारी पीक अभी 4 हफ्ते 6 हफ्ते पहले गुजरी है। तो अगर बच्चों में परसिस्टेंट फीवर है, रैश है, ब्लीडिंग हो की टेंडेंसी है, स्किन पे ब्लीड हो रहा है, एकदम से सांस बढ़ रहा है, तो उसमें ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन को हमें याद रखना चाहिए। और इसके इलाज जो है इसका बहुत कठिन नहीं है, लेकिन टाइमली इलाज है और तरीके से जल्दी से इलाज होना चाहिए और इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी सिचुएशन की तरह ये प्रेजेंट करता है। तो इन शॉर्ट, वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू that we are working very systematically, comprehensively to address the problem of pediatric COVID disease for now as well as into future, and we will strengthen our facilities as required. We will do an audit of what is required, what might be required in a worst case scenario, and the steps will be taken and be put into action. The दूसरा पॉइंट मैं ये रेज करना चाहूँगा कि कुछ खबरें ऐसे चल रही हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि कोविशील्ड की अब 1 डोज लगेगी, ऐसा सुना गया है। तो मैं ये बिल्कुल साफ करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस कि कोविशील्ड का शेड्यूल भारत का जो है वो 2 डोज का शेड्यूल है, पहली डोज और फिर 12 हफ्ते पे दूसरी डोज। देयर इज नो चेंज, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज। कोवैक्सीन का भी 2 डोज का शेड्यूल है, पहली डोज और सेकेंड डोज 4 to 6 वीक्स के बाद, 4 से 6 हफ्ते के बाद। यही शेड्यूल को लेके हम अपने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए, इसमें हमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहिए। हम सब ने इन 2 वैक्सीन की 2 डोसेस लेनी है। प्लीज इसको फॉलो करिए और इसमें जो भी कोई भ्रांति हुई है उसको हम चाहेंगे कि वो दूर हो जाए अच्छी तरह से। एक और विषय चर्चा में आया कि मिक्सिंग ऑफ डोज, मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन की बात हुई है और पब्लिक नैरेटिव में आया है। उसको डॉक्टर भार्गव भी एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे बाद, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, पिछली बारी थोड़ी सी चर्चा हुई थी और हमने ये कहा था कि एक वैक्सीन ए है मान लीजिए, तो उसके बाद दूसरी डोज उसकी क्या बी हो सकती है, या ये दोनों ए लगी उसके बाद बूस्टर बी हो सकता है। तो उसके बारे में एक पॉसिबिलिटी ये है कि बॉडी को दूसरे वैक्सीन से खूब रिएक्शन हो, खराबी कर सकता है। ये एक साइंटिफिक कंसिडरेशन है कि क्या ऐसे हो सकता है, खासकर एक दूसरा वैक्सीन जो अलग प्लेटफॉर्म का बना हो। दूसरी और साइंस ये भी इंडिकेट करती है कि यहां ए मिला और बी मिलने से इम्यूनिटी ज्यादा आती है, ये भी दिखाया गया, फायदा भी दिखाया गया। पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट इज ऑल्सो प्लॉसिबल। लेकिन जब इन चीजों का इस तरह से इक्विपॉइज होता है तो रिसर्च और साइंस को उस तरीके से परसू किया जाता है। एंड दिस इज वेयर एग्जैक्टली दिस होल नोशन इज possibly useful. A severe reaction and harm cannot be ruled out, and therefore there is research going on in other countries. किसी ने कोविशील्ड और फाइजर को मिक्स करने की बात कही या फॉलो करने की बात करी, तो ये एक साइंस का मुद्दा है। जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता हम इसको कहेंगे कि एक अनरिजॉल्व साइंटिफिक क्वेश्चन है। इसके ऊपर प्रोग्राम की दृष्टि से और रोजमर्रा में हम जैसे इकट्ठे चले हैं इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में, उसमें हमारी स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं है। साइंस की क्यूरियोसिटी है, साइंस इसको सेटल करेगी और जो योगदान इस काम में हमें देना होगा अपने देश में वो हम करेंगे, उसकी जितनी जो भी जरूरत है वो करेंगे। टिल देन देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन। तो हमारा शेड्यूल बिल्कुल साफ है। कोवैक्सीन मिला है आज, तो अगली बारी भी आपको कोवैक्सीन लेना है। कोविशील्ड आपकी फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज भी कोविशील्ड होगी। दिस इज आवर एसओपी, प्लीज स्टिक टू दिस।
कोई नई चीज अब आएगी, फैसला सिस्टमैटिकली किया जाएगा, इसी मन से हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मैं क्लियर करना चाहूंगा, कोविशील्ड की 2 डोज, कोवैक्सीन की 2 डोज और मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन इज नॉट अ प्रोटोकॉल। हम वही वैक्सीन लगाएंगे दूसरी बारी जो पहली बारी लगा है। और लास्ट में जो डॉक्टर भार्गव ने टिप्पणी करी है हमारी पैंडेमिक सिचुएशन पे, मैं उसको एंडोर्स करता हूं और यही कहूंगा कि मुश्किल से सैक्रिफाइस करते हुए इस पैंडेमिक को नीचे लाने में हम सफल हुए। हैव टू बी वेरी कॉशियस। ये सिचुएशन इसलिए है कि दबाया है वायरस को, ये अपने आप नहीं है। ये सोचा जाए कि हम फिर वही सिचुएशन में आएंगे और सब ऐसा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पीरियड को हमें इस्तेमाल करना है कि हम अपने आप को दृढ़ करें कि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, मास्क पहनने हैं, बिल्कुल कभी गलती नहीं करनी है। अब हमें यह निश्चय करना होगा कि हमारे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हमारी टेस्टिंग, हमारे माइक्रो कंटेनमेंट जोन, हमारा कम्युनिटी रिस्पॉन्स and supporting families and individuals who are isolated, whether in hospital situation or quarantined, pending their reports, हमें उनको सपोर्ट करना है। और हमें अगली तैयारी, फ्यूचर में क्या सिनेरियो हो सकते हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना है। और अगर हम पूरी कोशिश ये करेंगे और प्रोटोकॉल्स को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली, तो फिर क्यों कोई दूसरी बारी कोई वेव आएगी। और अगर हम मेहनत करते करते 4-5 महीने निकाल दें, हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत आगे तक चला जाएगा। जिस रास्ते पे हम चले हैं, अपना ध्येय लेके, जिसको डॉक्टर भार्गव ने आपके सामने प्रस्तुत किया अपने शब्दों में, उसमें हम इतना आगे चले जाएंगे कि हमारा देश प्रोटेक्टेड होगा और इस वायरस को दबाने में हम तब बहुत अच्छी तरह से सशक्त हो चुके होंगे और फिर जिंदगी नॉर्मल की तरफ आ सकेगी और वायरस का मुकाबला हो चुका होगा। लेकिन तब तक बहुत जिम्मेवारी से हमें वो सारे टूल्स इस्तेमाल करने हैं, टेस्टिंग का टूल, कंटेनमेंट का, क्लिनिकल केयर का, अप्रोप्रिएट बिहेवियर का और वैक्सीनेशन का और संयम का, अपने आप को डिसिप्लिन करके रखने का। इन सब टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमें इस वायरस को हमें कंटेन करना है तब तक, जब तक कि हम उस सिचुएशन में ना पहुंच जाएं कि हम सबको ऑप्टिमम प्रोपोर्शन को हमें वैक्सीन मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भार्गव, आप कुछ कहना चाहिए? Just wait. Okay, number 38. डॉक्टर पॉल से एक मेरा सवाल है सर। जो एक मुद्दा देश भर के डॉक्टरों को लेकर है और देश भर के डॉक्टर नाराजगी भी अपनी जता रहे हैं, आज ब्लैक डे भी मना रहे हैं स्वामी रामदेव को लेकर, उस पर किस तरीके से, क्या जो कोरोना को लेकर इलाज चल रहा है अस्पतालों में, उससे कुछ ये मामला डाइवर्ट हो सकता है, या डॉक्टरों को आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं। Number 15. Hi, sir. Ayushman from Mirror Now. My question is to Love Agrawal, sir. Sir, you gave the breakup of the vaccines. Why it is so difficult to get the daily update of vaccine supply to states, hospitals, and center providing it on a central platform? We don't get it. We don't get it from the health ministry. Can you please make it available on the platform where it is publicly available? Because states have been writing to health ministry, to the ministers, that they don't have vaccine. Can we get a daily update on how many vaccines are supplied to which state and which hospitals? देखिए, बड़े क्लियर शब्दों में इससे पहले हमने इस पे चर्चा की है। हम लोगों ने सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये वैक्सीन ड्राइव जब हम कर रहे हैं तो एक अप्रत्याशित वे में हमें एक बहुत बड़े प्रोग्राम को मैनेज करना है। तो एक स्थाई पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से मैनेज करते हुए, वैक्सीन की टेस्टिंग होने के बाद उसको पूरे लॉजिस्टिक्स को मैनेज करके देश में पहुंचाने का काम जब हम कर रहे हैं, हमने यहां तक स्टेट के साथ मिलकर इंश्योर किया है कि अब हम नेक्स्ट 15 दिन की उनको कितनी वैक्सीन अवेलेबिलिटी होगी उसको लेटर के रूप में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में स्टेट को बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताया जाता है। स्टेट से ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि बेस्ड ऑन दैट कि आपके पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्री सप्लाईज आ रही हैं, स्टेट लेवल का प्रोक्योरमेंट है,
उसको कोऑर्डिनेट करके एडवांस वे में हम अपने जो भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर कौन कौन सी वैक्सीन किस लेवल पे दी जा रही है उसको हम पब्लिश भी करें। तो जैसे आपने कहा है, मैं आपसे यही सबमिट करना चाहूंगा कि बड़े क्लियर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू, कोविन प्लेटफॉर्म के थ्रू यू कैन आइडेंटिफाई कि किस पर्टिकुलर वैक्सीन सेशन को हम वो स्टेट लेवल पे चला रहे हैं, वहां कितने वैक्सीन सेंटर्स को किसको दिया जा रहा है। तो ये प्रोसेस पूरा अवेलेबल है और हर स्टेट को इसके बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन विद डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं और स्टेट के साथ डे टू डे बेसिस पर कोऑर्डिनेट भी किया जाता है। तो जो भ्रांतियां कई बार डिस्कशन में आती हैं, उसके पीछे मुख्य कारण हमेशा एक आतुरता है। हर आदमी चाहता है कि हमें जल्दी वैक्सीन लगे, हर लेवल पर हम चाहते हैं कि हम स्टेट में, नेशनल लेवल पे उसको कंप्लीट करें। तो जैसे बलराम भार्गव सर ने बताया, पॉल सर ने बताया, हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम में समय के साथ गति आ रही है और आने वाले 1-2 महीने बाद सिचुएशन ऐसी होगी बिकॉज ऑफ द फैसिलिटेशन प्रोवाइडेड टू वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स कि हम जिस गति से आज कर रहे हैं उससे मल्टीपल टाइम्स पर हम वैक्सीन प्रोवाइड कर पाएंगे। आपको यह भी समझना होगा, जो बहुत जरूरी है हम सबको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे मैंने कहा कि इस टाइप का प्रोग्राम, इस लेवल का प्रोग्राम इस देश में आज तक नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में नहीं हुआ है, जहां एक स्थाई पर दुनिया के हर देशों को वैक्सीन चाहिए, जहां एक स्थाई पर हमें अपने पूरे देश के इतने लार्जर पॉपुलेशन को कवर करना है। तो ये पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है, ये ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस स्टेट के साथ मिलकर ही हम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। Number 10. I'm Runjhun Sharma from CNN News 18. What I'd like to ask, sir, is that some states, for example, Karnataka and Kerala, they've decided to reduce the gap between the two Covishield doses. They're going ahead with that. And the reason they're saying is because some students need to go back for studies. But in that case, what is the point of the guidelines then? Has the center spoken to these states? I'd like to check the facts on this. Like to check the 104. सर, नितिन डीडी न्यूज से अभी आपने बताया कि मिक्स डोज वैक्सीन भारत में अभी नहीं लग रहा है, तो क्या इस पे कोई रिसर्च हो रहा है और आगे क्या इस पे प्लान है? साथ ही साथ अब अनलॉक हो रहा है, बहुत से स्टेट धीरे धीरे खुल रहे हैं, ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए और अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए ताकि थर्ड वेव की जो बात हो रही है वो ना आ पाए? इस पे रिसर्च इंटरनेशनली हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ डोजेस पे, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स पे. Inadvertent mixing of doses has been reported in India as well, and individuals are being followed for care and well-being for those are being followed. In terms of the preventing the third wave, it is very simple that districts which are less than 5% should open up a little bit. They should open up very gradually. They should ensure that the vulnerable populations, which is elderly more than 60, 45 and above with comorbidities, should achieve at least 70% vaccination. If that has not happened, they should vaccinate them and then open up. That is the important. COVID appropriate behavior has to be ensured at all levels, and that is the mainstay, because we, as Professor Paul has said, that we have just suppressed the virus at the moment. It can resurge any point in time. Having said that, since the second wave was a rapidly spreading and infected large number of people, and restrictions brought it down further, the spread, so gradual lifting will not witness a massive surge. But we have to ensure that vaccination is prioritized. Number one, vaccination has to be prioritized, and COVID appropriate behavior and care and support has to be maintained. So all the infrastructure that has been being made has to continue to be made. People have to take the ownership as a community that this is a disease and this is our behavior, and they have to control that. And the use of masks, use of social distancing has to continue till such time the more than 70% of the population is vaccinated, or we are able to achieve herd immunity in a population. 116.
सर नमस्ते, मैं अशोक हूँ एएनआई से। गांव से सर कई ऐसी अफवाह और इंटरव्यूज वीडियोस आ रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगाने की बजाय ये बातें कर रहे हैं कि अगर वैक्सीन लग गई तो हम लोग मर सकते हैं या फिर हमारी जान को खतरा है। क्या हमारे अभियान गांवों तक पहुंचे हैं या फिर उनको कन्विंस करने के लिए कोई हमारे पास ऐसी पद्धति है कि उनको कन्विंस कर सके? ओके, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात कही, वैक्सीन हेसिटेंसी और वैक्सीन ईगरनेस में बैलेंस मेंटेन करना है। हम लोग देख रहे हैं कि शुरू में बड़े शहरों में भी वैक्सीन हेसिटेंसी इसी तरीके थी जो अब इस समय गांव में देखी जा रही है। अब यहाँ पे वैक्सीन हेसिटेंसी पलट के वैक्सीन ईगरनेस बढ़ गई है और लोग दौड़ रहे हैं वैक्सीन के लिए। सिमिलरली गांव में भी हम लोग को वैक्सीन हेसिटेंसी को कम करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ उपाय ये होंगे कि कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ेगा, रिलीजियस लीडर्स को और लीडर्स जो पॉलिटिकल रिलीजियस उनको भी समझाना पड़ेगा, पॉपुलेशन को जिनके लोग मानते हैं, घर के बड़ों को समझाना पड़ेगा। और ऐसे इसी तरीक़े से ये वैक्सीन हेसिटेंसी धीरे धीरे कम होगी। ये नहीं कि आज ऑफ कर दिया और एकदम से खत्म हो जाए। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी टेक टाइम टू ऑब्जर्व थिंग्स, we take time to think about it and then take a decision. So the correct facts have to be placed before these people. They have to be explained and they are very reasonable. They are running large farmings. They know, they are more wise than many of us in the cities. So I would leave it to their judgment once they are explained properly. हमें याद रखना चाहिए कि एक बहुत बड़ा कैंपेन जो वैक्सीन का हुआ था और उससे एक बीमारी जड़ से हटा दी गई, वो पोलियो का कैंपेन था। पोलियो में भी ऐसी वैक्सीन हेसिटेंसी की वजह से प्रोग्रेस होना रुक गई थी और सभी जगह पे था, कई जगह पे ज़्यादा कहीं कम, और खासकर गांव में और खासकर अंडर सर्व्ड एरियाज इन सिटीज जहाँ लो प्रिविलेज एरियाज हैं, इसको अपफ्रंट फेस किया गया था। बात सुनी, उसका जवाब दिया, सबने सच्चाई बोली कि वैक्सीन लगता है तो बचते हैं, बीमारी बचती है। सच बोलने से दम बढ़ जाता है बात में। तो मैं चाहूँगा कि इसी बात को हम उसी के एक्सपीरियंस को भी लेते हुए और उस कॉन्फिडेंस को भी लेते हुए इस बार भी ये हमें काम करना होगा, क्योंकि अगर वैक्सीन होते हुए भी हम नहीं लगाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भी। जब देख रहे हैं ना बढ़ेगा आएगा, तो तैयार करना होगा ऐसा माहौल जो कि वैक्सीन के फेवर में हो। तो ये जो डाउट्स छोटे छोटे हैं, एक तो इनकी कमी करनी नहीं चाहिए, ऑफिशियल वर्जन पे बिलीव करना चाहिए, साइंटिफिक वर्जन को बिलीव करना चाहिए, और ये नैरेटिव होना चाहिए कि ये हमारे वैक्सीन सेफ हैं, अच्छे हैं, वैक्सीन इफेक्टिव हैं, बचा रहे हैं, बचिए इनको इस्तेमाल करके दिखाइए। पोलियो के परिप्रेक्ष्य में एक और लेसन है, जब पोलियो का नेशनल इम्यूनाइजेशन डे होता तो एक दिन में 7 से 8 करोड़ बच्चों को 7 से 8 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, और उसी हफ्ते के बाकी 6 दिनों में मॉप अप राउंड में 4-5 करोड़ औरों को दिया जाता है। हफ्ते में कहने का मतलब है 13, 14, 15 करोड़ बच्चों के मुंह में वैक्सीन देने का देश ये दम रखता है। तो उसकी भी जरूरत अभी बढ़ेगी, जब और स्पीड बढ़ेगी जिसका चर्चा करी हमने आज, उसके लिए भी हमें तैयार होना है। उस